अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। राहुल और जिया दोनों को सबकी फिक्र हो रही थी। राहुल ईशा को याद करते हुए आंख से आंसू निकल जाते हैं और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रात के 11 बज रहे होते हैं। सब ईशा की फिक्र में जाग रहे थे। जिया राहुल को कमरे की तरफ जाते हुए देख उसके पीछे जाने लगती है, पर अनीता जी उसे रोककर खुद चली जाती है। राहुल खिड़की के पास खड़ा था, आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। ईशा का राखी बांधना, उसके साथ लड़ना, उसके बंदर कहना, सब उसे रिल की तरह याद आ रहा था। अनीता जी राहुल के कंधे पर हाथ रखती है। राहुल अपने आंसू पोंछकर अनीता जी की तरफ घूमकर, अरे माँ, आप यहाँ, कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। अनीता जी राहुल के गाल पर अपना हाथ रखकर, बेटा ईशा की याद आ रही है। राहुल रोते हुए अनीता जी के गले से लग जाता है। मम्मी, आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था ईशु के साथ इतना सब होगा। सारे दुख उसके ही किस्मत में लिखे हैं क्या? जिस दिन से वो घर आई थी मैंने उसे अपनी छोटी बहन के नजरों से देखा और रखा भी, मुझे कभी नहीं लगा वो इस घर की नहीं है। मम्मी, ईशु ठीक तो होगी ना? उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? अनीता जी राहुल के सर पर अपना हाथ फेरकर, बेटा हमारी ईशु एकदम सही होगी, हमारी कृष्ण कन्हैया है ना, उन्होंने हर बार हमारी ईशु का ख्याल रखा है, इस बार भी वो हमारी ईशु को कुछ नहीं होने देंगे। अभी तुम भाई साहब को संभालो, क्योंकि दीदी की यह हालत और ईशु का घूम होना उन्हें बहुत परेशान कर रहा होगा। राहुल, हाँ, मैं सर हिला देता है। बाहर खड़ी जिया राहुल को खुश देखकर उसका मन भी शांत होता है, पर उसे अभी भी ईशु का गुम होना अपनी वजह लग रहा था। राघव मारवाड़ अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकता है। 2 लड़कियां और ईशा ज्योति को गोद में लेकर नीचे उतरती है। ज्योति बेहोश हो चुकी थी। राघव भी ईशा के पीछे पीछे आता है और डॉक्टर के बारे में पूछकर ज्योति को एडमिट करवाता है। ईशा के भी चेहरे पर, हाथ पर बहुत चोट आई हुई होती है। राघव एक नज़र तो ईशा पर खोकर रह जाती है। ईशा का दुधिया रंग, बाल खुले किए हुए राघव का दिल धड़कने लगता है, पर खुद पर कंट्रोल करके वो ईशा के पास आकर, यह लड़की और आप सब वहां कैसे पहुंचे? ईशा राघव की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है। इतने में राघव का फोन बजने लगता है। राघव फोन उठाकर, हाँ मम्मी, आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। राघव अस्पताल के बाहर चला जाता है, गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चला जाता है। आशा जी के घर की बेल बजती है। बड़ा सा घर का मैं दरवाजा, जिसे 2 नौकर खोलते हैं। आशा जी अभी जाग रही थी, वो नीचे आती है, बाकी सब घरवाले भी आ जाते हैं। गेट पर 2 हवलदार होते हैं। आशा जी की तरफ देखकर नमस्ते करते हैं। आशा जी वापस नमस्कार करती है। आशा जी, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपकी एनजीओ को सील करना है, हमें आपकी एनजीओ के 2 टीचर मिलकर लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे थे और शारीरिक हो रहे थे। आशा जी और बाकी सब यह सुनकर चौंक जाते हैं। आशीष जी हवलदार की तरफ देखकर, यह आप क्या कह रहे? हमारे एनजीओ में ऐसा काम और हमें पता भी नहीं है। आशीष जी आशा जी की तरफ देखकर, भाभी सा यह सब क्या बोल रहे हैं? आप तो रोज एनजीओ जाती है, फिर यह सब? आशा जी आशीष जी की तरफ देखकर, आशू जी मुझे भी नहीं पता यह सब कैसे? मधु जी मन में बोलती है, ऐसा ही होना, इस बुढ़िया के साथ हमारा नाम अगर एनजीओ कर देती तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा हुआ इनके साथ। पर सबके सामने मधु जी दुहख जताती हुए, हवलदार साहब, यह आप कह रहे हैं? हमारी भाभी वहां रोज जाती है। यह जेठ जी की आखिरी निशानी की तौर पर है, एनजीओ वहां ऐसा गलत काम कैसे हो सकता है? हवलदार दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर मधु जी की तरफ देखकर, वो सब हमें नहीं पता है, हमारे सर ने आपको बुलाने को बोला, बस आशा जी आप चलिए हमारे साथ। अगले भाग में
कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।